नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 14 अगस्त 2020 है और दिन की शुरुआत करेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। लाइफ्स मोस्ट परसिस्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू डूइंग फॉर अदर्स। जीवन में सिर्फ हमारे लिए जीना जो है वो पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यह बताया है कि आप कुछ ऐसा करें कि दूसरों के जीवन के ऊपर इसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक व्यक्ति जो है वो दूसरे दो अनजान लोगों की मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो वो दो लोग जो हैं वो पूछते हैं कि आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि मैं आपकी नहीं, मैं खुद की ही मदद कर रहा हूँ। जब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको कुछ हैप्पीनेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। ऐसी ही बात स्वामी विवेकानंद साहब ने भी कही थी। उनकी एक किताब है, आई थिंक कर्म योगा किताब में मैंने ये पढ़ा था। कुछ साल हो गए, इसके बहुत साल हो गए, लेकिन मुझे आज भी याद है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई बेगर आपसे कोई भीख मांग रहा है और आप अगर उनको 2-5 रुपए जो भी आपकी कैपेसिटी है दे रहे हैं, तो आप उनकी नहीं, आप खुद की मदद कर रहे हैं। राइट। आप कुदरत ने जो भी आपको कैपेसिटी दी है कि आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो ये अपने मीन्स ये आप लकी हैं कि आप ये कर सकते हैं। और आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप कुछ भला कर सके। सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर स्मार्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। ये जो स्मार्ट कोर्सेज हैं उनके ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल। इसमें आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। राइट बाय बर्थ, फिर इंडिपेंडेंट बट नॉट अलोन, ये इंडिया यूके के रिलेशनशिप के ऊपर हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हैं। हिस्टोरिक रेटिफिकेशन, ये चाइल्ड लेबर के साथ जुड़ा हुआ है। और फिर स्कूल सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है एडिटोरियल है राइट बाय बर्थ। 2 या 3 दिन पहले की एक न्यूज़ आइटम थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि अब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारे फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आज तक ऐसा होता था कि उसके जो हिस्सेदार थे वो फ्यूचर में बन जाते थे लड़के, यानी कि बेटे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखिए, हमारे देश में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है और इस एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे, और 2005 में इसको थोड़ा अमेंड भी किया गया था, तो उसमें भी ये है कि चलो लड़कियां जो हैं, बेटियां जो हैं, तो उनका भी जो एक हिस्सा है वो बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक लेट्स से 10 एकड़ की आपकी ज़मीन है और एक कपल जो हैं, इनके 3 चिल्ड्रन हैं, उसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो पहले ऐसा होता था कि 50% जो है वो एक लड़के को, 50% दूसरे दूसरे लड़के को, और लड़की जो है, बेटी जो है, उनको कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि बेटी की शादी हो जाती है और वो फिर अपने ससुराल चली जाती है। तो उनका जो घर है वो ससुराल है। और एक हमारे यहाँ पर, तो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसको मीन्स इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसका जो कोर है वो यही है कि लड़कियां जो हैं वो तो पराई होती हैं। उनका जन्म होता है अपने माँ बाप के घर, लेकिन शादी के बाद उनका जो घर है वही उनका रियल घर है। ऐसा एक लंबे टाइम से चलता आया है। यही एक मीन्स गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन द थिंग इज कि ये जो नो रिटर्न टिकट वाली सिस्टम है कि आपको कितना भी परेशान करें, आपको मारे पीटे, आपके ससुराल में आपके साथ कितना भी कुछ ना हो, क्यों ना हो, संस्कार यही कहते हैं कि आप वहाँ पर रहिए, वही आपका घर है, सारी मुसीबतों को सहिए, भले ही आपको जला दे, भले ही आपको मार डाले, वटेवर, आप कभी भी वापस अपने जो मायका है वहाँ पर वापस कभी नहीं आ सकते। तो ये एक सिस्टम जो है, इस सिस्टम ने ही बहुत सारे लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि कुछ भी करो आप, राइट, बहू के साथ वो कभी वापस तो जाएगी नहीं, डिवोर्स तो होगा नहीं, राइट, एक गुलाम की तरह वो ज़िंदगी जो है वो जी लेगी। यहाँ पर हर जगह पर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन
जिन जगहों पर ऐसा हो रहा है वहां पर ओवरऑल आपको ऐसी ही कुछ मान्यताएं देखने को मिलेगी। इसके पीछे भी एक रीज़न है। इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो जिस प्रकार की हमारी एक सिस्टम डेवलप हुई है, खास करके ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें एक प्रकार की ऐसी सिस्टम डेवलप हुई है कि लड़कियों को ना तो एजुकेशन दिया जाए, ना तो उनको प्रॉपर्टी का पार्ट दिया जाए, ना तो उनको पैसे दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे आप क्या हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप ओवरऑल जो है एक वीक बन जाएंगे, इज़न्ट इट? आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे क्योंकि आपको इतना कोई एक्सपीरियंस या फिर एक्सपोजर नहीं मिला है। तो मेरा मानना है, ये मेरा खुद का पर्सनल मानना है, शायद आप मुझसे एग्री ना करें, और एग्री ना करें तो दैट इज़ ओके। आप खुद सोचिए कि क्या इसकी वजह हो सकती है। दैट्स व्हाट एनालिसिस आर ऑल अबाउट, इज़न्ट इट? एनालिसिस में हमें यही करना है कि हमें अलग अलग एंगल से चीज़ों को देखना है और समझने की कोशिश करनी है। तो मेरा मानना यह है कि ये सारी जो सिस्टम्स हैं, ये कहावतें और फिर प्रॉपर्टी का पार्ट ना देना, एजुकेशन ना देना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो पितृसत्तात्मक सोच जो है वो चलती रही थी। लेकिन बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बहुत ज़माना बदला। एक ज़माना ऐसा था जब सती सिस्टम हुआ करती थी, तो वो सिस्टम हमारे देश में से चली गई। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सबसे ऊपर है, राइट? सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं, आप, हम सब सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी रूल बुक है, उस रूल बुक के अंदर रहते हुए हमें सारी चीज़ें करनी है, इज़न्ट इट? तो ये जो हमारा एक सुप्रीम बुक है हमारे देश की, या फिर एक सुप्रीम लॉ बुक है, जिसको हम कहते हैं रूल बुक है, नॉट लॉ बुक, लेकिन रूल बुक आप कह सकते हैं इसको। ये है हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा लिखा है कि पुरुष जो हैं वो ऊपर हैं और महिलाएं जो हैं वो नीचे हैं? नो। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा गया है कि आप किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते, ना तो जाति के मामलों पर, ना तो उनके रीजन के मामलों पर, ना तो उनके लिंग के मामलों पर। किसी भी चीज़ के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है कि अब आपके पिताजी की, या फिर आपके ग्रैंडफादर की, या फिर ग्रैंड मदर की, राइट, आपके मदर की, जो भी आपकी जो एक प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी जो है, उसके इक्वल पार्ट होंगे। अगर एक लड़का और एक लड़की है तो 50-50 डिवीजन होगा उसका। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट डिसीजन है। द एपेक्स कोर्ट हैज नाउ कैटेगोरिकली रूल्ड दैट द डॉटर्स राइट फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ। जब से एक घर में बेटी का जन्म होता है, तब से वो बेटी जो है उस प्रॉपर्टी का, जो फैमिली प्रॉपर्टी है, उसका इक्वल पार्ट बन जाती है। अगर 3 बच्चे हैं तो उस हिसाब से 33 डिवीजन होगा, 4 बच्चे हैं तो 25% का डिवीजन होगा, 2 हैं तो 50-50। तो इस हिसाब से डिवीजन अब से किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और ये रेट्रोस्पेक्टिव इसकी इफेक्ट होगी। यानी कि 1956 से लेकर आज तक और आने वाले कल में ये जो डिसीजन है वो इंप्लीमेंट होगा। एक शब्द है कोपार्सिनर। कोपार्सिनर का मतलब है समान उत्तराधिकारी, राइट? शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये शब्द समझने में डिफिकल्टी हो, तो इसका एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है समान उत्तराधिकारी। The court has rightly recognized that the amendment conferred equal status as a co-partner on daughters in Hindu families governed by मिताक्षरा law, and this right accrued by birth, कि जन्म से ही जो लड़की है उसका प्रॉपर्टी में इक्वल पार्ट बन जाता है। This position was crystallized in 2015 judgment of the Supreme Court in Prakash and others versus फुलावती। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था इसके ऊपर 2015 में, तो इस 2015 के डिसीजन में ये था कि 2005 के बाद और उस टाइम पर अपने जो लड़की हैं उसके पिताजी जो हैं वो जिंदा होने चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल गई हैं। पिताजी जिंदा हैं या नहीं, ग्रैंडफादर जिंदा है या नहीं, इट डजेंट मैटर। इक्वल पार्ट जो है वो लड़की को भी बेटी को भी मिलेगा। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट। द लेजिस्लेशन, even though it comes into effect on a prescribed date, is
active in its application as it is linked to birth and antecedent event. अब ये बर्थ के साथ इसको जोड़ दिया गया है. It also underscores that the legislation makes it clear that the daughter's rights are the same as that of a son and as if she had been a son at the time of birth. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि जन्म से ही जैसे एक लड़के का जन्म होता है और उसी प्रकार से लड़की का जब जन्म होता है तब से वो इक्वल उस प्रॉपर्टी का, फैमिली प्रॉपर्टी जो है उसका पार्ट बन जाता है. एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, रूल ऐसा भी है कि मान लीजिए कि कोई एक प्रॉपर्टी थी आपके ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी थी, ये फिर आपके ऑफ कोर्स ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी है, तो वो किसको दी जाती है? वो बेटे को दी जाती है, या फिर आज तक तो ऐसा ही हुआ था कि बेटे को दी जाती थी. तो मान लीजिए कि ये फादर के पास आई ये प्रॉपर्टी, और अब ये प्रॉपर्टी जो है फादर के पास जो भी प्रॉपर्टी आई है, अब एक सन का और एक डॉटर का जन्म होता है, तो ये प्रॉपर्टी के 50-50 हिस्सेदार जो हैं ये दोनों बन जाएंगे. लेकिन अगर फादर ने कोई खुद प्रॉपर्टी खरीदी है, उन्होंने बिजनेस किया या फिर जो भी कुछ किया जीवन में, और फिर उन्होंने एक प्रॉपर्टी खुद से खरीदी है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अगर वो चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं, यू नो, क्योंकि वो उन्होंने खरीदी है, वो उनको वसीयत में नहीं मिली है, यानी कि उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उन्होंने खुद ने खरीदी है. आपने मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपकी मेहनत से आपने पैसा कमाए और ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है. अब आप चाहें तो आप अपने बेटे या फिर बेटी को दे सकते हैं, आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी को चैरिटी में भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है. लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी आपके ग्रैंडफादर की थी और आपके हिस्से में आई है ये प्रॉपर्टी, तो फिर जो आपके बेटे या फिर बेटी हैं वो उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, यू नो. तो ये एक चीज़ है लॉ में, लेकिन इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है. शायद आपको इसके बारे में पता भी होगा, क्योंकि आजकल रियल एस्टेट और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मीन्स इसमें बहुत सारे लोग में से बहुत ही कॉमन चीज़ है. इसमें हम सब इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो लेते हैं, या फिर नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से या फिर दोस्तों से ये सारी चीज़ें आप सुनते ही होंगे. यूपीए सरकार 2005 में ये लॉ लेकर आई थी, और इससे पहले भी बहुत सारे राज्यों में, और ये सारे राज्यों को अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर आपको एक मैट्रियार्कल सिस्टम देखने को मिलती है. जैसे कि केरला की बात करें तो केरला में ऐसा लॉ 1975 में लाया गया था, आंध्र प्रदेश में 1986 में, तमिलनाडु में 1989 में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 1994 में ऐसा लॉ आया था कि बेटियां जो हैं उनको भी इक्वल पार्ट मिलना चाहिए. और ये जो लॉ है उसका लक्ष्य यही था कि ऐसा कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको मैंने बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है. आई होप इसके ऊपर आपको अब कोई डाउट नहीं होंगे. आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स. आगे बढ़े उससे पहले इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको इंग्लिश वर्जन के बारे में कोई इंक्वायरी होगी, तो आज मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन इसके बारे में आपको देना चाहता हूँ. लेकिन लेट्स फर्स्ट गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है इनका नाम है बेन वॉलेस. बेन वॉलेस जो हैं ये यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर डिफेंस, यानी कि वहाँ के डिफेंस स्टेट डिफेंस मिनिस्टर हैं, जूनियर डिफेंस मिनिस्टर आप उनको कह सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस. वहाँ पर मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर सेक्रेटरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. होम सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी एंड थिंग्स लाइक दैट. हमारे यहाँ पर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, यूएसए में भी ऐसा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि फॉरेन जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें जो डिफेंस को संभालते हैं तो ये मिनिस्टर हैं. और यूएसए में भी आप देखते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस सेक्रेटरी, तो इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पोस्ट जो हैं वो इक्वल हैं. 15 अगस्त यानी कि कल हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और 15 अगस्त भारत के लिए फर्स्ट एज वेल एज फॉरमोस्ट इंडिपेंडेंस डे के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं. ऐसा बेन वॉलेस भी मानते हैं, दुनिया मानती है और जानती भी हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर यूके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर ने एक आर्टिकल लिखा है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, और वो बताते हैं कि भारत का जो योगदान रहा है वो काबिल तारीफ़ है.
भारत के लोगों ने सिर्फ अपने प्राणों की आहुति नहीं दी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भारत ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। खास करके बर्मा में जो भारत ने मीन्स ब्रिटेन उस टाइम पर ब्रिटिश राज था, तो जो वहाँ पर कैंपेन्स हुए थे तो उसमें भी भारत के लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। चाहे एशिया हो या फिर अफ्रीका, मेडिटेरेनियन हो या पैसिफिक, हर जगह पर ये जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें तो खास करके भारत के लोगों ने ये 6 सालों में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ये एक तस्वीर मेरे पास थी, राइट, एंड ये आपको दिखाती है कि ब्रिटेन जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर उन्होंने राज किया है, लेकिन आज इंग्लैंड जो है ये यहाँ पर है यूके। तो यूके का जो एक ओवरसीज टेरिटरीज आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज ओशियन टेरिटरी है, फिर अलग अलग जगहों पर, हर जगह पर मीन्स बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको आज भी उनकी ओवरसीज टेरिटरीज देखने को मिलती हैं, इज़न्ट इट। नाउ इस आर्टिकल में वो कहते हैं कि कुछ आंकड़े हमारे सामने प्रोवाइड करते हैं वो, कि चाहे हम ज़मीन की बात करें, समंदर की बात करें या फिर एयरफोर्स की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉलंटियर फोर्स अगर किसी ने प्रोवाइड की है तो वो हैं भारत ने। 2.5 यानी कि 25 लाख जितने हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, बर्मा, हर जगह पर तैनात किए गए थे। मटेरियल की बात करें तो 200 मिलियन टन जितना कोयला, 6 मिलियन टन जितना आयरन और 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्टील जो है पैसिफिक वॉर एफर्ट्स में हमने प्रोवाइड किया था। और बहुत सारे लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने नॉन कॉम्बैटेंट रोल प्रोवाइड किया, खाना पीना, मेडिकल सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम पर प्रोवाइड की थी। यहाँ पर ख़ास तौर से एक नाम लिया गया है राव अब्दुल हाफिज़ पनवा का। राव अब्दुल हाफिज़ पनवा जो हैं, ही बिकेम द यंगेस्ट इंडियन रिसिपिएंट ऑफ विक्टोरिया क्रॉस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडल दिया जाता है। और जापान जो है उनको ये बहुत ही मीन्स ये बात है इम्फाल की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो वहाँ पर जापानीज़ फोर्सेस आ चुकी थी और उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, राइट, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे, तो इसी बहादुरी के ऊपर उनको ये विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। फिर कोहिमा की यहाँ पर बात की गई है कि वहाँ सामने 15,000 जितने एनिमी ट्रूप्स थे और यहाँ पर सिर्फ 1500 जितने थे, फिर भी वहाँ से फॉस्फोरस बम्बार्डमेंट हो रही थी और दूसरे अटैक्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और हमारे जो इंडियन ब्रिटिश फोर्स जो हैं वो लड़ते रहे। द सेलिब्रेटेड ब्लैक कैट 17th इन्फेंट्री डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी वेयर इन कंटिन्यूस कॉम्बैट ड्यूरिंग द 3-year लॉन्ग बर्मा कैंपेन। बर्मा कैंपेन में 17th इन्फेंट्री डिवीजन जो है ब्लैक कैट का, वो 3 सालों तक लगातार लड़ता रहा और 87,000 जितने भारत के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और तब जाकर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई। तो वर्ल्ड वॉर 2 में भारत का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा है, सबसे बड़ा है। फील्ड मार्शल स्लिम थे 14th आर्मी के बर्मा में, और उन्होंने बताया कि बेस्ट अगर कोई डिवीज़न है तो सबसे बेस्ट अगर कोई सोल्जर्स हैं तो वो हैं भारत के सोल्जर, मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड। ही डिस्क्राइब्ड हिज इंडियन डिविजन्स एज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आज का ज़माना बदल चुका है, आज के हमारे चैलेंजेस जो हैं वो बदल चुके हैं, और यहाँ पर यूके और इंडिया के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो, कि बहुत सारे ऐसे डेंजर्स हैं जैसे कि पेंडेमिक्स, पायरेसी, एक्सट्रीमिज़म, फिर बहुत सारे एनिमीज़ जो हैं वो स्पाइस, स्लीपर सेल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे ऐसे डेंजर्स हैं जो भारत और यूके दोनों फेस कर रहे हैं। और भारत और इंडिया की मीन्स भारत और यूके की जो पार्टनरशिप है उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है कि इसको हम और एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। डिफेंस की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में यहाँ पर देखिए एक उनकी टेरिटरी है, तो यहाँ पर ब्रिटेन की कुछ वो बताते हैं कि 7 रॉयल नेवी वेसल्स जो है वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। भारत की आर्म्ड फोर्सेस ब्रिटेन की आर्म्ड फोर्सेस के साथ हर 2 साल में एक बार डिफेंस प्रैक्टिसेस या फिर जो हम कहते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जेट इंजन से लेकर साइबर टेक्नोलॉजी के अलग अलग क्षेत्रों में भारत और यूके मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। और भारत का जो लेटेस्ट कॉल है आत्मनिर्भर भारत है, तो इस विज़न को वो अप्रिशिएट करते हैं और इस विज़न में ब्रिटेन जो है वो भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास करके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी में
वो हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं और ये जो रिलेशनशिप है उसको एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल उन्होंने बात बताई है कि हमारे दोनों देशों की एक कॉमन हिस्ट्री है। अब तो भारत एक आज़ाद देश है पिछले 75 ईयर से, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एक हिस्ट्री से तो हम जुड़े ही हुए हैं और हिस्ट्री के साथ साथ फ्यूचर भी हमारा जो है वो जुड़ा हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, हिस्टोरिक रेटिफिकेशन, किंगडम ऑफ टोंगा। स्क्रीन के ऊपर देखिए, टोंगा एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट मी ज़ूम इट अप फॉर यू। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया से अगर आप थोड़ा ईस्टर्न साइड जाएं तो फिर आपको यहाँ पर कोरल सी, तास्मान सी देखने को मिलता है और साउथ पैसिफिक ओशियन में ये छोटे छोटे जो रेड डॉट्स हैं, मरून डॉट्स जो हैं, ये देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड के टुकड़े हैं। तो ये देश हैं, इसका नाम है टोंगा, टोंगा आइलैंड, राइट। तो टोंगा आइलैंड जो है ये एक पैसिफिक आइलैंड नेशन है। यहाँ पर फीजी एक काफ़ी फेमस है। भारत के बहुत सारे लोग जो हैं वो फीजी में रहते हैं, खास करके गुजरात के। आई थिंक साउथ इंडिया के लोग भी हैं और पंजाब के लोग भी वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, एज फार एज आई नो। ओके, तो किंगडम ऑफ टोंगा जो है उन्होंने एक डिसीजन लिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक हिस्टोरिक आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है कि भाई बच्चों को मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, जो हम बाल मजदूरी कहते हैं। तो इसका जो भी एक वहाँ पर जो एक सिलसिला चल रहा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए किंगडम ऑफ टोंगा ने एक डिसीजन लिया और यूनिवर्सली इसको रेटिफाई किया गया है। तो इसको कहते हैं कन्वेंशन 182, राइट। कन्वेंशन 182 किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये बाल मजदूरी के साथ जुड़ा हुआ है। इसको 1999 में अडॉप्ट किया गया था और इसमें ऐसा है कि बच्चों का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, फिर बच्चों को बहुत ही डेंजरस जगहों पर काम करवाया जाता है। आपने देखा होगा कई सारी जो माइंस होती हैं, कोयले की खानें जो होती हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे होल होते हैं। मान लीजिए कि ये खान है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं जहाँ पर एडल्ट्स नहीं जा पाते, लेकिन फिर बच्चों को भेजा जाता है वहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं, तो उनको भेजा जाता है और उनसे इस प्रकार की डेंजरस मजदूरी जो है वो कई जगह पर करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ इस कन्वेंशन 182 जो है वो काम करता है और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य हैं और उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो खेले कूदें, राइट, वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। यही हम सब चाहते हैं, यही हम सब ने किया है। अब सोचिए कि जब हम एडल्ट बन जाते हैं, एक वक्त आता है जब डेफिनेटली हम सोचते हैं कि लाइफ का सबसे बेस्ट अगर कोई पार्ट था तो वो था हमारा बचपन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे हैं, छोटे लड़के लड़कियां हैं जिनका भविष्य जो है, मीन्स उनका जो बचपन जो है उनसे छीना जाता है। मजदूरी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें करवाई जाती है और उसके बाद जब वो एडल्ट बनते हैं तब पता चलता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो ऐसे कुछ लोगों ने पैसों के लिए बिगाड़ दी। और जिन जिन जगहों पर ये सारी चीज़ें कम हुई हैं, तो वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला है कि प्राइमरी एजुकेशन में इन बच्चों का एनरोलमेंट भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन आज भी हमें ये ध्यान में रखना है कि दुनिया में 152 मिलियन जितने बच्चे जो हैं वो बाल मजदूरी करते हैं और 72 मिलियन जितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही डेंजरस वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं। दुनिया का लक्ष्य यह है कि 2025 तक ये जो बाल मजदूरी है उसको इस दुनिया से ख़त्म किया जाए। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो एक ब्रेक लग गई है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऊपर, तो इसकी इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी। भारत ने 2017 में इस पर्टिकुलर कन्वेंशन 182 को रेटिफाई किया था और अब भारत का लक्ष्य भी ये है कि जल्द से जल्द 2025 तक तो दुनिया का लक्ष्य है, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से जो चीज़ें हो रही है, मीन्स बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं वो मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों को भी काम पर भेजना पड़ता है उनको, छोटी छोटी दुकानों में यहाँ वहाँ, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको लेकर हमारी पॉलिसी और समाज को आगे आकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है और जहाँ तक मुझसे हो सकता है, अगर मैं कहीं पर, अभी तो नहीं लेकिन लॉकडाउन के पहले की बात है, कि कहीं पर खाना खाने गए और वहाँ पर अगर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो अगर डिसीजन मेरे हाथ में है, किसी और ने इनवाइट किया है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आई डू टेल कि भाई अगर हो सके तो हम किसी और जगह पर जाएं, ताकि ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर बच्चों को काम करवाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हम भी उस पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, इज़न्ट इट। तो अब पूरी दुनिया को, एज आई टोल्ड यू, राइट, हम सब इसमें स्टेक होल्डर हैं।
कि हमें सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए और जो भी हम कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन जो भी दे सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बाल मजदूरी जो है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है एनसीईआरटी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके एक राइटर ने, और कई बार उनके आर्टिकल्स जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उसमें फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें किसी भी प्रकार का फ्रीडम नहीं होता, और ब्रिटिश टाइम से लेकर आज तक यही देखने को मिला है। आप कितने भी सीनियर टीचर हों या फिर प्रिंसिपल हों, आपको रूल बुक से ही सारी चीज़ों को करना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रूल बुक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओवरऑल एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिचुएशन कभी ऐसी हो जाती है कि आप अगर थोड़ा रूल से बाहर निकल कर अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, राइट, उसके हित में है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी रूल का पार्ट होनी चाहिए। अब कोई भी रिस्क नहीं लेगा, अगर आप रूल के बाहर जाएंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपकी जॉब चली जाएगी, तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा ही है कि जो ऑनर्स होते हैं, जो उनका जो टॉप बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है, और फिर टीचर्स और सारे लोगों को, जो भी मीन्स कई स्कूल्स ऐसी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, तो वहाँ पर भी सेंट्रलाइज डिसीजन होता है, रूल के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो रूल तोड़ने की हम रूल तोड़ने की नहीं, लेकिन रूल में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि सिटी एरिया में बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं। हमारे देश में कुछ 6 लाख जितने गांव हैं, और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स भी हमारे देश की और गाँवों की अलग है। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि बहुत सारे विलेजेस में भी कोरोना वायरस फैल चुका है, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लाखों 6 लाख गांव हैं हमारे देश में, तो 6 लाख में से लेट्स एज्यूम कि 10,000 जितने ऐसे गांव होंगे जहां पर या फिर उनके नज़दीक के टाउन में भी कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है, इसलिए 10,000 तो निकाल ही सकते हैं हम इसमें से। तो ऐसे 10,000 गांव हैं जहां पर बच्चों की पढ़ाई बंद है, तो वहाँ पर कोरोना वायरस या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि रूल बुक ये बताती है आपको कि ऊपर से जो ऑर्डर आया है उसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, उसके बाहर आपको नहीं निकलना है। इफ विलेज स्कूल्स हैड सम ऑटोनॉमी, मैनी वुड हैव फाउंड लोकल कंडीशंस गुड इनफ टू अलाउ चिल्ड्रन टू कम फॉर देयर मील्स एंड स्पेंड सम टाइम स्टडिंग। कई जगहों पर तो हमें ये भी देखने को मिला कि ये मिड डे मील बंद हो गए और फिर बच्चों को मजदूरी और ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, इसलिए ये लॉकडाउन और उसके बाद के समय की बात है, जिसके रिपोर्ट्स और इसके ऊपर वीडियोस भी मेरे कुछ कलीग्स ने बनाए थे। अब आप सोचिए कि बारिश के महीने हैं या फिर बारिश की सीज़न चल रही है, मॉनसून सीज़न है। मॉनसून सीज़न के टाइम पर लोकल अगर आप गांव में रहते हैं या फिर गांव के क्षेत्र में आते जाते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि कितनी ग्रीनरी होगी, कितने नई फसल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि खारिफ क्रॉप कौन सा है और राबी क्रॉप कौन सा है। तो ये अगर आपको अच्छी तरीके से जानना है तो आप किताब नहीं लेकिन समय निकाल कर कभी गांव में जाइए, सीज़न के टाइम पर, मॉनसून सीज़न के टाइम पर जाइए, वहाँ पर किसानों के साथ बात कीजिए, या फिर अगर नहीं जा सकते तो आप किसी अपने जो रिलेटिव हैं जो गांव में रहते हैं तो उनको फ़ोन मिलाइए और पूछिए उनको कि ये जो खारिफ है, बारिश के टाइम पर कौन कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है आपके एरिया में, और आप देखेंगे कि वो आपको पूरा लिस्ट बताएंगे कि ये हैं वो हैं। फिर आप उनको प्रश्न पूछेंगे तो वो उनके रीज़न भी बताएंगे। तो ये जो नॉलेज है, ये ऑब्जर्वेशन, या फिर डायरेक्टली आप किसानों को अपना टीचर बना लीजिए और ये सारी चीज़ें उनसे सीखिए, तो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी, इसलिए। और एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंटरनेट में से हमने कुछ देखा और किताबें पढ़ी, दैट्स नॉट एजुकेशन, मीन्स वो लिमिटेड नहीं है इससे। ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चाइल्ड साइकोलॉजी में तो ये बताया जाता है कि जो जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पर ऑब्जर्वेशन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सेम थिंग अप्लाइज विथ मैथ्स एज वेल। अगर आप बच्चों को कुछ चैलेंज दें, वो कुछ खेल रहे हैं और उसके बाद उनको कुछ कैलकुलेट करना पड़े, तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना जो है बच्चे वो आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों को फील्ड पर ले जाना, राइट, पहाड़ों के नज़दीक ले जाना, जो नेचर है वहाँ पर ले जाना, आउटडोर कुछ क्लासेस हों उनके, जो बर्ड्स हैं, इग्रेट्स और दूसरे जो बड़े बर्ड्स माइग्रेट होके हमारे देश में आते हैं, बटरफ्लाइज माइग्रेट होते हैं, तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे वन जीवन हमें देखने को मिलेंगे ऐसे टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर बच्चे सीखेंगे
तो उनका कितना फ़ायदा होगा आप सोचिए। तो विलेज टीचर्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिन जगह पर कोरोना वायरस नहीं है, जहाँ पर सेफ़ है सिचुएशन, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन रूल बुक जो है वो आपको ये सारी चीज़ें करने से रोकती हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन के बारे में ये भी बताया, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन जो है इससे लिटरेसी और न्यूमरेसी, लिखना पढ़ना और कैलकुलेट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैथ्स के बारे में भी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वही है, ये रिसर्च भी बताती है और हमारी कॉमन सेंस भी यही बताती है कि ऐसे सिचुएशन में बच्चे जो हैं वो, मीन्स आप उनको मैथ्स करने के लिए बताएंगे तो कोई बच्चों को थोड़ा वो फील होगा, बोरिंग फील होगा। लेकिन अगर वो कोई खेल रहे हैं फिर वो मैथ्स भी करेंगे, वो गिनेंगे, काउंट करेंगे, मेरे पास इतनी चॉकलेट है, इतने इतने मार्बल्स है, वट तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ट्विक्स या फिर छोटे ऐसी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो रूल बुक में डेफिनेटली होनी चाहिए। फिर इंग्लिश वर्जन के बारे में मैं डियर फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ। देखिए, आप में से एक स्टूडेंट ने ऐसी एक कमेंट लिखी है। अब मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो क्या ये प्रश्न पूछने का ऐसा कोई तरीका है? आई रियली डोंट अप्रिशिएट दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, राइट। यहाँ पर जो बॉसीनेस दिखाने की एक कोशिश है कि भाई आप बता दीजिए कि फ्यूचर में बंद कर रहे हैं तो हम एक अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। क्या आप किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो क्या आपको लगता है कि वो आपको एक अच्छा रिप्लाई मिलेगा? कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल का एक एग्जाम्पल है। इसकी जगह पर आप ये भी पूछ सकते थे कि क्या कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसकी वजह से आप इंग्लिश वर्जन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो जब भी आपको समय मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम क्यूरियसली इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी लिखा जा सकता था, इज़न्ट इट? लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो कुछ भी लिख दीजिए आप, राइट। क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन सिंसियर स्टूडेंट्स को तो मैं यही बताऊंगा कि ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे आपको कभी भी आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। आप अगर कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पर जाकर आप चिल्लाने की शुरुआत कर देंगे और आपको ये लगेगा कि चिल्लाने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो नहीं। सामने वाला जो व्यक्ति है वो भी गुस्सा हो जाएगा और उसके बाद अगर वो आपका काम कर भी सकता है तो भी उसको डिले करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक रिवेंज लेने की कोशिश वो व्यक्ति करेगा, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। नाउ द थिंग इज़ कि इंग्लिश लेक्चर जो हैं और डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस जो हैं वो मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न यह है डियर फ्रेंड्स। एक सीनियर फैकल्टी के साथ साथ स्टडी आईक्यू में जो यूट्यूब चैनल है उसका चैनल डायरेक्टर जो है वो भी मैं हूँ। तो एज ए चैनल डायरेक्टर पूरी चैनल जो है सुबह से लेकर शाम तक चैनल चलती रहती हैं, नए फैकल्टीज़ आए हैं तो उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देना। इसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आपने देखा होगा आईएएस के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पास, तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारा काम है, थंबनेल, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। कोऑर्डिनेशन करना, वीडियो एडिटिंग को देखना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी कुछ दिनों से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बिजी चल रही हैं, तो इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड जो हैं लेक्चर्स को नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। आज तक मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं रखी हैं, लेकिन अगर सिर्फ मेरा काम ये होता रिकॉर्डिंग करना तो मैं कभी भी इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि टाइम पर लेक्चर ना मिले। लेकिन ओवरऑल अगर आप चैनल को देखें तो चैनल जो चलती रही है तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ कर रहा हूँ, पूरी हमारी टीम है। लेकिन एज ए चैनल डायरेक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 है कि सबसे मीन्स एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चैनल की इस हिसाब से मेरे ऊपर है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यू कैन मीन्स मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा कोऑपरेट करें, जल्द से जल्द मैं चीज़ों को बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी एक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता है तो जो भी वक्त एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जो मेरा पर्सनल वक्त होता है उसमें मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि एक भी विद्यार्थी का नुकसान ना हो। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा मेरे साथ आप कोऑपरेट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा और इसका जो फुल वर्जन है वो आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएगा, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।